विकलेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ सिर्फ बीते वक्त की घटनाओं की नहीं, बल्कि उस आत्मा की, उस जज्बे की जो भारत को भारत बनाता है। तो आज की कहानी इंसान और प्रकृति की जंग की। हाँ, वो जंग जो सदियों से चली आ रही है। इंसान ने कभी बांध बांध कर नदियों को रोकने की कोशिश की, कभी जंगल काट कर धरती को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, और कभी आसमान में उड़ान भरकर प्रकृति को मात देने की कोशिश। लेकिन बार बार प्रकृति ने हमें आईना दिखाया है। कभी तूफान बनकर, कभी भूकंप बनकर, कभी महामारी बनकर उसने ये साबित किया है कि असली मालिक वही है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये याद करने का एक तरीका है कि प्रकृति से लड़ाई जीतने वाला आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। हाँ, समझौता कर सकते हैं, तालमेल बिठा सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, लेकिन अगर उसे चुनौती देंगे तो हार केवल इंसान की ही होगी, यानी कि हार हमारी ही होगी। तो आइए इस जंग के कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं जिन्हें सुनकर हम अपने आने वाले कल को शायद थोड़ा सा बेहतर बना सकें। आज देश के कई हिस्से, कई राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब बाढ़ से जूझ रहे हैं, और प्रदेशों में भी बाढ़ का प्रकोप है। मित्रों, जम्मू में 23 अगस्त से अब तक औसत से 7 गुना ज़्यादा बारिश हो चुकी है और 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा रोकनी पड़ी। भूस्खलन में 35 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं, और 5000 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए गए। हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है, जो बहुत बड़ा और बड़ा पॉपुलर हिल स्टेशन है, उसका कनेक्शन बाकी देश से कट चुका है, और पंजाब के 7 जिलों के 150 से ज़्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पठानकोट में जो सेना है हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाल रही है, और उसके आसपास जो बाढ़ की स्थिति है बड़ी भयावह है। तस्वीरों में आप सबने देखा होगा कि नदियां अब सड़कों और इमारतों को निगल रही हैं, और असल में ये जो सड़कें और इमारतें जो निगली जा रही हैं, ये फ्लड प्लेन्स हैं, यानी कि पानी का असली घर, पानी का अपना एरिया। यानी कि हमने इन फ्लड प्लेन्स पर कब्जा कर लिया, और आज नदियां ये कह रही हैं कि ये इलाका मेरा है। और देखिए, टोल प्लाज़ा डूब गया, होटल बह गए, पुल गिर गए, जैसे नदियां इंसानों से टोल टैक्स वसूल कर रही हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की चेतावनी है। उत्तर भारत में इस बार 21% ज़्यादा बारिश हुई है, और पिछले कई सालों में इतना पानी कभी नहीं बरसा। 25 अगस्त तक 21 बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और बहुत ज़्यादा बारिश एक टेक्निकल टर्म है, मतलब एक दिन में अगर 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो टेक्निकली ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो 25 अगस्त तक 21 बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उत्तराखंड में, जम्मू में, हिमाचल में बादल फटने की जो घटनाएं हैं पिछले 10 सालों से दुगनी हो चुकी हैं। धराली गांव का उदाहरण आप सबके सामने है, जहां नदी अपने पुराने रास्ते पर लौटी और जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वो मलबे में तब्दील हो गया। पूरा का पूरा गांव मिनटों में बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ प्रकृति का नहीं है, सवाल हमारे निर्माण का जो मापदंड है या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का है उसका भी है। जम्मू में, हिमाचल में, पंजाब में एक ही बाढ़ में सड़कें टूट गई, पुल ढह गए, और हिमाचल और उत्तराखंड जैसे में इमारतें एक बारिश भी नहीं चल पाई। सोचिए, जिन घरों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाते हैं वो एक बरसात भी नहीं सह पाते। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ बाढ़ में नहीं है, समस्या हमारी तैयारी और हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी है। और अगर सच में ये सोचें तो ये हालात सिर्फ कच्चे घरों के नहीं हैं, और बल्कि ये कहूँ कि आजकल कच्चे घर तो हैं ही नहीं, आज तो पक्के मकान, सड़कें, पुल और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाढ़ और बरसात की मार नहीं झेल पा रहे। क्यों? क्योंकि जो निर्माण मजबूत होना चाहिए था वो लालच और मुनाफाखोरी के चक्कर में कमज़ोर कर दिया गया है। यानी कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का पुअर होना, यानी कि बाढ़ आए तो दोष सिर्फ प्रकृति का नहीं है, बल्कि उस लालच का भी है जिसने हमारे सपनों के घर, हमारे पुलों को, हमारी सड़कों को कमज़ोर कर दिया। और हर साल बाढ़ आती है, हर साल
हज़ारों करोड़ की संपत्ति बह जाती है, लाखों लोग अपने घर आंगन खो बैठते हैं, हज़ारों सपने मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये चुनावी मंच का मुद्दा बना? क्या आपने किसी नेता को खुलकर ये कहते सुना कि हाँ, ये हमारी बाढ़ नीति है, हम इतने सालों का रोड मैप बना चुके हैं और आने वाले समय में बाढ़ से निपटने की रणनीति बदलेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखता है सिर्फ औपचारिक ट्वीट या टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर कुछ छोटे छोटे क्लिप्स कि हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं, हम दुखी हैं, बस इतना ही, केवल इतना ही। क्योंकि बाढ़ में वोट नहीं तैरते, वहाँ जाति की गिनती नहीं बहती, धर्म का तराजू वहाँ डूब जाता है और वहाँ सिर्फ बेबसी है, भीगे हुए बस्तों में बच्चों के दबे हुए सपने हैं और कंधे तक पानी में डूबा हुआ किसान का खून पसीना है और दवाइयों के बिना तड़पते बुजुर्गों की हाफती सांसें हैं। और जैसे ही कैमरे हटते हैं, ये पीड़ा भी एजेंडे से मिटा दी जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने कुछ देखा ही ना हो। और यही वजह है कि जैसे ही कैमरे हटते हैं तो पूरा का पूरा दर्द राजनीति की प्राथमिकताओं से भी हट जाता है और ये लोग फिर अकेले रह जाते हैं, बाढ़ के साथ भी और उसके बाद भी। तो क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर प्रकृति का अपना कोर्स करेक्शन? जब इंसान नदी से उसका घर छीन लेता है तो नदी उसे ताकत से वापस ले लेती है। जब इंसान पहाड़ों को काट कर उस पर अतिक्रमण करता है तो पहाड़ भूस्खलन के रूप में जवाब देते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रकृति की भाषा है, वो भाषा जो चेतावनी भी देती है और सबक भी सिखाती है। मित्रों, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग गर्मियों में सुकून ढूंढने जाते हैं, जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला, मसूरी, नैनीताल या और भी कई हिल स्टेशन। अब वहाँ डर और अनिश्चितता की छाया है और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने खुद बैन घोषित कर दिया हो ऐसी जगह पर। मतलब ये वो क्षेत्र हैं जहाँ फिलहाल कदम रखना भी खतरनाक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पहाड़ या नदी नहीं है, वहाँ प्रकृति का क्रोध है और उसकी संतुलन बहाल करने की जद्दोजहद चल रही है। और जब तक हम ये नहीं समझते कि प्रकृति का अपना घर उससे छीना नहीं जा सकता, तब तक हर साल ये चेतावनी और भी कड़ी होती जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं है, ये कहानी है इंसान और प्रकृति के रिश्ते की। और जब जब इंसान ने अतिक्रमण किया, पृथ्वी ने उसको सबक सिखाया, और जब जब इंसान ने चेतावनी को अनसुना किया, तब तक तबाहियाँ हुई। हमें अब ये समझना होगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना मतलब अपने ही घर की नींव को खोदना है। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी थी प्रकृति और इंसान के रिश्ते की। और अगर ये कहानी आपको कुछ अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि प्रकृति की आवाज़ जो है हर घर तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कहीं अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, लेकिन मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।